यहाँ पे शेड्यूल प्रिपेयर करना है वर्किंग कैपिटल का, साथ साथ में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, दिसंबर 2008 एंड दिसंबर 2009। फिर यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रिपेयर होती थी। फिर लास्ट में क्या लिखा है, देखो ये पूरा पोर्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने प्रिपेयर किया वही। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दैट इज़ ट्रेटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेस इन द करंट लायबिलिटीज। तो ये थोड़ा स्टूडेंट हमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होता है। देखो क्या किया है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटीज कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा भी आएगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर करो। और डिफरेंस क्या उसमें, आल्सो प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं आपको, वर्किंग कैपिटल वाला स्टेटमेंट एज वेल एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। पर जब फुल एग्जांपल अगर आता है तो उसमें क्या, वो तीनों स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी भी और एक स्टेटमेंट बाकी, दैट इज़ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 17-18 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़े, दैट इज़ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट से हमने ये पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर किया था, उसी तरह से हम अभी प्रिपेयर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करवाता था, सबसे पहले कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे लिखना है वो पहले स्पेसिफाई कर दो। तो देखो शेयर कैपिटल, तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट्स आप इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखते थे वो सारी यहाँ पे कहाँ पे लिखनी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो अगर कैश फ्लो होता तो हम कहाँ पे लिखते हैं, फाइनेंसिंग में। तो मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते थे, जो भी अमाउंट्स लिखते थे बैलेंस शीट की, वो सारी यहाँ पे कहाँ लिखनी है, दैट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आपको क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज याद करो मैंने क्या बताया था अभी आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है, दैट इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है, एंड नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर रिजर्व, तो वंस अगेन रिजर्व भी कहाँ पे लिखते थे, याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दैट इज, तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो सारी बातें हम कहाँ पे लिखते हैं, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ओके, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज सब कुछ आपको कहाँ पे लिखना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो उसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डब्ल्यू। बिल्स पेबल, वंस अगेन वर्किंग कैपिटल। बैंक ओवरड्राफ्ट, वंस अगेन वर्किंग कैपिटल। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को सॉल्व करने के 2 वे है यहाँ पे, कि अगर एग्जाम्पल में आपको बोल दिया है कि उसको करंट लायबिलिटीज कंसिडर करो, देखो क्या लिखा है, ट्रीटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज अ करंट लायबिलिटीज। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटीज कंसिडर करना है तो करंट लायबिलिटीज को हम कहाँ पे लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डब्ल्यू। फिर गुडविल, तो दैट इज परचेज ऑफ गुडविल है। तो परचेज ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट किया कि सर प्रीवियस ईयर में अमाउंट 0 है और करंट ईयर में अमाउंट 20,000 होगा। तो गुडविल ड्यूरिंग द ईयर 20,000 से इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स वो परचेज किया होगा। एंड परचेज ऑफ गुडविल हम लिखते थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वंस अगेन बताओ मुझे, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन कहाँ पे लिखते हैं, कौन से स्टेटमेंट में, फंड फ्लो, एडजस्टेड या वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो। तो यहाँ पे लिख दिया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, तो फंड फ्लो आएगा उसमें। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो दैट इज़ फंड फ्लो। फिर देखो करंट असेट्स आ गए, तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, तो उसमें डब्ल्यू लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी क्या होगा, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। बिल्स रिसीवेबल, ये चारों क्या स्टूडेंट करंट असेट्स है, तो सभी जाएगा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल में। देख, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको अच्छी तरह से आता है उसको ये प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। अब
पहले भी मैंने बोला था कि 70 to 80% पोर्शन उसका सिमिलर है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि कौन सा अमाउंट कौन से एक्टिविटीज़ में लिखना है। तो देखो अभी हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें कि सबसे पहले वाला स्टेटमेंट, तो क्या कर रहे हैं हम दोनों स्टेटमेंट साथ में प्रिपेयर करेंगे, क्या अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि पहले प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर वो लिखेंगे, उसके बाद फिर ये प्रिपेयर करेंगे। पर बेस्ट मेथड क्या है कि अगर कोई भी एंट्रीज अगर आपकी बाकी रह गई यहाँ पे लिखने की तो फिर मिस्टेक हो सकती है। तो बेस्ट मेथड क्या है कि वो एग्जांपल आप शेयर कैपिटल से स्टार्ट करो और कंप्लीट कहाँ पे जाके करो, कैश पे। तो तीनों स्टेटमेंट एक साथ प्रिपेयर करना है और तीनों स्टेटमेंट में 1 by 1 सब कुछ लिखना है यहाँ। तो देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, फर्स्ट वाला क्या है शेयर कैपिटल, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखो क्या है, शेयर कैपिटल 2 लाख था, फिर कितना होगा 2,60,000 होगा, तो दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखो अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है स्टूडेंट, दैट इज सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सिर्फ 2 ही स्टेप में हम प्रिपेयर करते हैं कि ए में लिखेंगे ऊपर दैट इज सोर्स ऑफ फंड और बी में लिखेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब नाम से उसका कॉन्सेप्ट याद रखो, सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ फंड। जैसे कैश में हम लिखते थे कि कहाँ से कैश आ रहा है, पर यहाँ पे क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि किस जगह से कैश आया, किस जगह से फंड आया, वर्किंग कैपिटल आया ड्यूरिंग ईयर, दैट इज सोर्स ऑफ फंड। एंड एप्लीकेशन मतलब यूज़ करना, तो जब पैसे कम हो जाएंगे उसका मतलब क्या है, यूज़ करना। तो जब भी फंड इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, सोर्स ऑफ फंड में, और जब भी फंड डिक्रीज होता है तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोर्स ऑफ फंड में, तो लिखेंगे नंबर 1 दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 60,000। अब यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते थे हम ये प्लस फिर रिडेम्पशन तो माइनस, ओके। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता तो कहाँ पे लिखते हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे, राइट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्यों, बिकॉज अब फंड का आप यूज़ करो तो फंड कंपनी के बाहर जाए तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड कंपनी में आए तो दैट इज सोर्स ऑफ फंड। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से फंड आ रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ फंड। कहाँ पे पैसे यूज़ हो रहे, दैट इज एप्लीकेशन, यूज़ करना। तो फर्स्ट लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व, तो ये दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर हम स्टेप नंबर 1 और 2 में लिखते थे। तो यहाँ पे आपने हमें बोला था कि वो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, जो भी स्टेप नंबर 1 और 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते थे। तो सर यहाँ पे तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्यों, बिकॉज एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पर अभी ये मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, इसकी एंट्री होगी स्टूडेंट। देखो ये दोनों में से क्या होगा, ये वाला जो अमाउंट है इसकी एंट्री होगी और इसकी एंट्री नहीं होगी। वो क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे 50,000 और 57 दोनों आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा बाद में, पहले जो वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं, फिर ये एंट्री कहाँ पे होगी। कि ऐसा नहीं कि सर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया तो हम फिर क्यों उसकी एंट्री करें, उसकी एंट्री स्किप नहीं करनी पड़ेंगे, अदरवाइज आपका आंसर टैली नहीं। पर अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले हमारा फोकस रहेगा कि वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट देखो दैट इज ये बाकी है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं वेट, ताकि हमें याद रहे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखो 39,500 एंड 41,000। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बीओडी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारे हमें कहाँ पे लिखने हैं, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में। तो वेट, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, और ये क्या है, करंट लायबिलिटीज है स्टूडेंट। ओके वेट, तो देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लिया स्टूडेंट, बिकॉज सारी देखो क्या है, करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बीओडी एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो सारी करंट लायबिलिटीज़ है। तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
तो चारों देखो यहाँ से प्रीवियस ईयर का ये बैलेंस लिख देते यहाँ पे, ये 4 अमाउंट। तो देखो प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहाँ पे आ गया। और सिमिलर वे में क्या करना है, करंट ईयर का बैलेंस लिखना है। तो करंट ईयर का बैलेंस यहाँ से देखो, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, पर आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, एग्जांपल कैलकुलेट करोगे तब। पर मैंने कुछ किया नहीं। जो करंट लायबिलिटीज 4 दी थी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बीओडी एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस हैं। ये चारों इन्फॉर्मेशन मैंने करंट लायबिलिटीज में लिखी और उसका प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया और करंट ईयर का अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मुझे रूल्स फॉलो करके कुछ फाइंड आउट करना था, याद करो, वेट। फिर मुझे रूल्स फॉलो करने थे और कुछ फाइंड आउट करना था। तो उसी तरह से देखो चारों एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो पहले कितने थे स्टूडेंट, 39,500 थे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब कितने हो गए देखो 41,135। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ड्यूरिंग ईयर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ। अब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट, कोई बताएगा मुझे, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज वाला जो कॉलम है वहाँ पे देखो मैं डैश कर रहा हूँ, और इंक्रीज वाले कॉलम में तो करंट लायबिलिटीज जितनी अमाउंट से इंक्रीज होगा सेम अमाउंट से आपका वर्किंग कैपिटल, देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज वाले का सेम अमाउंट होगा। तो डिफरेंस कितना आएगा देखो 39,500 माइनस 41135, तो डिफरेंस आ रहा है 1635। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1635, ओके। उसके बाद देखो बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में क्या है कि पहले अमाउंट कितना था 33,780 और उसके बाद कितना होगा अमाउंट देखो 11,525, तो इंक्रीज होगा। अपोजिट रिलेशनशिप याद रखना, देखो करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में कैसा है अपोजिट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ओके, और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो मैंने कहाँ पे लिखा देखो डिक्रीज साइड 1635, अब डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज साइड, और डिफरेंस लिखना है तो 33,780 माइनस 11,525, तो डिफरेंस आएगा 22,255, ये वाला अमाउंट आएगा। उसके बाद बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या शो कर रहा है, दैट इज़ पहले 59,510 था, फिर यहाँ पे अमाउंट दिया नहीं तो वंस अगेन पूरा डिक्रीज होगा। बीओडी क्या होगा, पे कर दिया होगा करंट लायबिलिटी एज अ करंट लायबिलिटीज, तो वंस अगेन करंट लायबिलिटी डिक्रीज, तो वर्किंग कैपिटल उतनी अमाउंट से क्या होगा इंक्रीज होगा। तो 59,510 मैंने इंक्रीज साइड लिख दी है। और सामने देखो यहाँ पे मुझे डैश करना पड़ेगा हर एक जगह पे, देखो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया और यहाँ फिर देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि कंसिडर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज अ करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटी कंसिडर करेंगे तो करंट लायबिलिटीज में ही लिखेंगे, ओके। तो करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा, अब देखो इंक्रीज हो रहा है 40,000 था फिर कितना होगा 50,000 होगा, तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज वाले कॉलम में डैश और डिक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे हम यहाँ पे दैट इज 10,000। अभी सेम वे में देखो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड है, दो एडजस्टमेंट अभी बाकी है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व। गुडविल, तो गुडविल देखो 20,000 शो कर रहा है, तो वंस अगेन पहले अमाउंट कितना था 0 था, फिर कितना होगा 20,000, तो ड्यूरिंग ईयर गुडविल परचेज किया। तो अभी मैंने आपको बोला वंस अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों हम लिखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और उसमें भी देखेंगे कि वो सोर्स ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो 20,000 का गुडविल परचेज किया होगा तभी तो यहाँ पे 0 से लेकर 20,000 हो गए, परचेज किया तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज परचेज ऑफ गुडविल 20,000। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या है दैट इज
लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट एडजस्टमेंट भी आएंगे। देखो एग्जांपल नंबर 2, तो एडजस्टमेंट उसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो अभी एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्या था, फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल विथआउट एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किए थे, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि एडजस्टमेंट भी आए साथ साथ में, पर अभी सेकंड एग्जाम्पल है तो विथआउट एडजस्टमेंट वाला सॉल्व करो रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया हो, डेप्रिसिएशन वाला गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हो। तो अभी सिंपल एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करें। तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी देखो 1,13,450 और 1,16,200। तो वंस अगेन लैंड एंड बिल्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है, वो तो ऑलरेडी हमने स्पेसिफाई कर चुके हैं देखो यहाँ पे। पर अब इसके बेस पे इधर वो सोर्स ऑफ फंड में जाएगा या एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो वंस अगेन लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1,16,200 और यहाँ पे कितना था 1,13,450। तो वंस अगेन लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या किया होगा, परचेज ही किया होगा। परचेज वाला अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे देखो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, डिफरेंस वाला अमाउंट स्टूडेंट आपका आएगा दैट इज 2750। क्या करना है 2750 कहाँ से लिखे मैंने, तो देखो माइनस करना है 1,16,200 माइनस 1,13,450। तो आंसर आएगा आपका 2,750। तो वही मैंने लिखा और परचेज किया है तो दैट इज़ फंड जाएगा कंपनी में से, फंड यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिर नेक्स्ट देखो दैट इज स्टॉक। स्टॉक भी देखो 1,11,040 और फिर कितना होगा 97,000। तो उसके बाद के देखो स्टूडेंट चारों अमाउंट के करंट असेट्स रिलेटेड है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देते हैं देखो करंट असेट्स है, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो देखो ये रहा करंट असेट्स वाला पोर्शन, वेट देखो ये मैंने लिख दिए। फिर प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखना है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहाँ से देखो स्टॉक से लेके कैश तक, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस वन सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर करंट ईयर का बैलेंस, तो करंट ईयर का बैलेंस यहाँ से लिखना है। तो ये तो आपको रेडीमेड एग्जाम्पल में सिर्फ हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा। अभी इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके भी रूल्स आपको पता है कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है, तो वंस अगेन करंट असेट्स डिक्रीज हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा डिक्रीज होगा। कि मैंने अभी आपको बोला कि करंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं और दोनों एक साथ डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वाले कॉलम में डैश लिख देते हैं और डिक्रीज वाले कॉलम में तो कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो देखो 1,11,040 माइनस 97,370, तो आंसर आएगा 13,670। तो लिखेंगे यहाँ पे 13,670। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या है, दैट इज सन्ड्री डेटर्स। तो वंस अगेन डेटर्स भी डिक्रीज हुए, तो करंट असेट डिक्रीज हुआ है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा डिक्रीज ही होगा, तो वो भी डिक्रीज वाले कॉलम में आएगा। कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ है तो देखो 85,175 माइनस 72,625, तो आंसर आएगा 12,250। वंस अगेन और कैलकुलेट करते देखो 85,175 माइनस 72,625, तो आंसर आएगा 12,550। तो लिखेंगे यहाँ पे 12,550। बिल्स रिसीवेबल भी देखो डिक्रीज ही हुआ है तो वर्किंग कैपिटल वंस अगेन डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा देखो 2,350 माइनस 735, तो आंसर आएगा 1,580। तो लिख देते हैं 1,580 और डिक्रीज इंक्रीज वाले कॉलम में हम डैश कर देंगे। दोनों में से कोई एक ही साइड अमाउंट आएगा, आइदर वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा।
फिर देखो कैश इंक्रीज हुआ है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कितना 200 से इंक्रीज हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 200 और डिक्रीज वाले कॉलम में हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। देखो इस तरह से। तो वो सॉल्व हो चुका है करंट असेट का पॉइंट। तो अब सब कुछ स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। अब दो एडजस्टमेंट जो मैंने स्किप करवाए थे उसकी बात कर रहे हैं। अब सारी एंट्रीज होने के बाद ये सब कुछ टोटल करना। देखो ये सारे टोटल एंट्रीज हो जाने के बाद करना। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अगर प्रॉफिट वाला बैलेंस कि यहाँ पे पहले कितना था, देखो प्रीवियस ईयर में दैट इज़ 39,690, फिर कितना हो गया 41,220। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 1,530। तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया होगा स्टूडेंट, यस और नो? ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया होगा तभी तो वो 39,000 से 41,000 तक अराउंड पहुंचा है, मतलब बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट जब अर्न करेंगे तब फंड आएगा कंपनी में। तो फंड अगर आता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसका मतलब उतनी अमाउंट, जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो फंड आया होगा बिजनेस में। तो इसीलिए वो प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो नंबर 2 यहाँ पे, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, और यहाँ पे लिखेंगे 1,530। तो सर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली रेडीमेड प्रोवाइडेड नहीं होगा स्टूडेंट, कि ये अभी क्या इस एग्जांपल में आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है इसलिए। अदरवाइज फंड फ्रॉम ऑपरेशन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर है वो हमें यहीं पे लिखना होता है कि अगर सोर्स प्रॉफिट पॉजिटिव आता है तो सोर्स ऑफ फंड में, अगर लॉस आता है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखना होता है। यहाँ पे कि प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कि लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड। और अभी प्रॉफिट आ रहा है तो ये 1530 जो डायरेक्टली मैंने ऊपर से लिख दिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा आएंगे स्टूडेंट कि अलग से आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ एंट्री डेबिट साइड करनी पड़ेगी, कुछ एंट्री क्रेडिट साइड करनी पड़ेगी, फिर बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। और वो बैलेंसिंग अमाउंट अगर प्रॉफिट आता है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो लॉस आता है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। पर अभी क्या है, सेकंड एग्जांपल है तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आपको प्रिपेयर नहीं करना है, डायरेक्टली वो आंसर आपको प्रोवाइडेड है 1530। अदरवाइज ये आंसर आपको कहाँ से मिलता, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा प्रिपेयर करने के बाद। तो ये लिख दिया मैंने। सर यहाँ पे रिजर्व का कुछ आपने किया नहीं, देखो वो भी तो एडजस्टेड था। तो देखो रिजर्व दोनों साइड कितने हैं स्टूडेंट, 50,000 और 50,000। और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है। तो रिजर्व तो पहले भी 50,000 थे और अभी भी 50,000 है, तो फिर कोई चेंज होगा ही नहीं। देखो दोनों, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों में अमाउंट सिमिलर है तो ना तो वो डिक्रीज हुआ है ना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दोनों यूनिट के नेम क्या है, देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्लो का मतलब दोनों यूनिट में क्या होता है, आइदर इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में इंक्रीज डिक्रीज होगा, अमाउंट डिफरेंट होगा, तभी तो इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों अमाउंट सिमिलर है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में तो फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो भी आप लिखते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख रहे हो। तो प्लांट एंड मशीनरी का कंपैरिजन करो, देखो दैट इज़ 1,48,000 है और फिर कितना होगा 1,44,250। तो प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और उसी वक्त मैंने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग में अगर रिड्यूस होने वाला अमाउंट बहुत ही माइनर हो तो आपको क्या कंसिडर करना है, डेप्रिसिएशन। कि अगर आपका 1 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का फॉर एग्जांपल कोई डिक्रीज होता है तो वो डेप्रिसिएशन ही होगा, ओके। क्योंकि 1 लाख का हाउस प्रॉपर्टी 1 करोड़ में से कैसे सेल कर पाओगे। पर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो आप यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों, बिकॉज डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे लिखते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, याद करो नॉन कैश एक्सपेंडिचर में लिखते थे। और अभी मैंने क्या बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टेप नंबर 1 एंड 2 का आप क्या प्रिपेयर करते हो, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करना है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे स्टूडेंट, सेल कंसिडर कर लेंगे, ओके। तो इसीलिए सेल कंसिडर करेंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखेंगे। पर दोनों में आंसर कोई भी डिफरेंट, अगर हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते
और ये वाला डिफरेंस है 1,48,000 एंड 1,44,250। तो डिफरेंस हम डेप्रिसिएशन करके लिखते तो भी आपका आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और नॉर्मली वही करते बिकॉज 4,000 का प्लांट एंड मशीनरी कैसे सेल कर पाओगे। पर यहाँ पे मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो और नोट्स लिख देना आपको कि यहाँ पे हमने उसको सेल कंसिडर किया। अब देखो सेल किया है तो पैसे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वही लिखेंगे। सर सेल कैसे, तो अमाउंट डिक्रीज होगा फिक्स एसेट का, तो सेल अमाउंट इंक्रीज होगा तो परचेज। अब परचेज किया तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सेल किया तो दैट इज सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा मैंने। अब सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में डिफरेंस वाला अमाउंट आएगा 3750, ये दोनों का डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। इसका देखो ये डिफरेंस ही लिखा है मैंने। ओके, अब पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। अब आप क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट वाला जो शेड्यूल है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ टोटल करंट असेट्स, तो इसका टोटल करते हैं यहाँ पे 1 by 1। देखो दैट इज 1,11,040 प्लस 85,175 प्लस 2,315 प्लस 2,500। तो आंसर आएगा 2,01,030। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो 2,01,030। उसके बाद प्रीवियस ईयर में करंट लायबिलिटीज का टोटल कर रहे हैं, देखो दैट इज 39,500 प्लस 33,780 प्लस 59,510 प्लस 40,000। तो वहाँ पे आप आंसर लिखोगे तो आंसर आएगा आपका दैट इज 1 लाख। 1 सेकेंड टोटल कर लेते वेट, 39,500 प्लस 33,780 प्लस 59,510 प्लस 40,000। तो आंसर आएगा 1,72,790। लिख रहा हूँ यहाँ पे 1,72,790। वेट, अब करंट ईयर का भी सेम टोटल करते 97,370 प्लस 72,625 प्लस 735 प्लस 2,700। तो आंसर आएगा 1,73,430। 1,73,430। यहाँ पे भी टोटल कर लेते सबसे पहले देखो 41,135 प्लस 11,525 प्लस 50,000। तो आंसर आएगा 1,02,660। तो लिख देते हैं यहाँ पे ओके, ये रहा आपका आंसर 1,02,660। फिर क्या करना है, दोनों में से देखना है कि अमाउंट ज़्यादा किस तरफ आएगा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे लास्ट के दो कॉलम, तो यहाँ पे 59,000 और 22,000 है, तो अराउंड क्या होगा आपका 80,000 प्लस जाएगा, और यहाँ का 80,000 प्लस नहीं जाएगा। तो ये आपको रैंडमली देख लेना है कि कौन सी साइड वाला टोटल ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो टोटल में देखो सबसे लास्ट पे यहाँ पे आप टोटल लिखना है। तो ये टोटल हम कर लेते हैं 1 सेकेंड। अगर देखो दैट इज 200 प्लस 22,255 प्लस 59,510। तो आंसर आएगा 81,965। तो लिख देते हैं यहाँ पे देखो 81,965। फिर यही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 81,965। फिर डिफरेंस निकालेंगे, तो ऊपर की सारी अमाउंट 1 by 1 रिड्यूस करते। देखो -10,000 -1635 -1580 -12,550 -13,670। तो आंसर कितना आ रहा है 42,530। तो लिख रहे हैं यहाँ पे देखो 42,530। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपका बैलेंसिंग अमाउंट, देखो ये हमने क्या फाइंड आउट किया बैलेंसिंग अमाउंट, कि अगर आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है डिक्रीज साइड, तो उसका मतलब वो क्या है इंक्रीज है। तो यहाँ पे सामने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ से हम क्या करें डिक्रीज रिमूव करें। अब
अब यही आंसर यहाँ पे भी टैली होना चाहिए। देखो करंट असेट्स, तो ये प्रीवियस ईयर का टोटल करंट असेट्स और प्रीवियस ईयर का टोटल करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखो 2,01,030 2,01,030 माइनस 1,72,790, तो आंसर आएगा 28,240। लिखते हैं यहाँ पे 28,240। फिर करंट ईयर का भी वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। देखो 1,73,430 माइनस 1,02,660, तो आपका आंसर आएगा वहाँ पे दैट इज़ 70,770। अब ज़्यादा अमाउंट कौन सा है, ये वाला, तो 70,770 यहाँ पे लिखते हैं, फिर 70,770 यहाँ पे लिखते हैं, और उसमें से देखो ये माइनस कर रहे हैं 28 वाला, तो माइनस 28,240, तो डिफरेंस भी आपका सेम आएगा दैट इज़ 42,530। तो ये दोनों डिफरेंस स्टूडेंट सेम आएंगे आपके, ये दोनों देखो ये दोनों डिफरेंस सेम आएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का जो शेड्यूल था, स्टेटमेंट था, वो प्रिपेयर होगा स्टूडेंट। अभी देखो सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो कुछ करना नहीं, आउटर कॉलम में अमाउंट निकालना है। देखो दैट इज़ 60,000 प्लस 1530 प्लस 3750, तो आंसर आएगा दैट इज़ 65,280। फिर ये अमाउंट आउटर कॉलम में निकाल दे, दैट इज़ कितना आएगा 22,750, तो लिख देते हैं यहाँ पे 22,750। अब सोर्स मतलब ड्यूरिंग ईयर फंड कितना आया कंपनी में 65,280 और अप्लाई मतलब यूज़ कितना किया फंड दैट इज़ 22,750, तो 65,280 में से 22,750 माइनस करेंगे देखो, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका दैट इज़ 42,530। तो सेम आंसर देखो यहाँ पे देखो, तो वर्किंग कैपिटल हम क्या प्रिपेयर करें, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ड्यूरिंग ईयर वर्किंग कैपिटल में चेंज कितना हो रहा है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली लिख के हमने फाइंड आउट कर लिया कि सर 42,530 रुपीज़ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो सेम देखो यहाँ पे भी फंड इतना आया और इतना फंड यूज़ किया, तो यहाँ पे भी देखो वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड आउट किया। तो वन सेकेंड, इसका भी एडवांटेज क्या है स्टूडेंट कि वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट का अगर आपने आंसर सही कैलकुलेट कर लिया तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आप इससे टैली कर सकते हो कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज़ 42,500। तो आंसर सिमिलर आएंगे हर एक जगह पे, देखो यहाँ पे सिमिलर दो जगह पे और यहाँ पे, तो इवन ये आंसर को फंड फ्रॉम ऑपरेशन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रिपेयर करोगे तो वो अमाउंट यहाँ पे सही लिख पाओगे, तब जाके आपका यहाँ पे आंसर सिमिलर आए।